अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम 10 ऐसी टेक्नोलॉजीज पर बात करेंगे जो हमारी दुनिया को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगी। तो आइए बिला तमहीद वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम क्रिस्पर जीन एडिटिंग के बारे में बात करते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी में हैरान कुन हद तक बदलाव लाने वाली तकनीक है। इस टेक्नोलॉजी में जब से CRISPR-Cas9 टेक्निक को मुतारिफ करवाया गया है, तब से इस टेक्नोलॉजी ने एक नया रूप धार लिया है। जीन एडिटिंग में हम किसी सेल या ऑर्गेनिज्म के DNA को बदलते हैं। CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग में एक ऐसा मेथड है जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथड मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करता है। इस मेथड में RNA का इस्तेमाल करके इस DNA के सीक्वेंस को तलाश किया जाता है जिसको बदलने की जरूरत होती है। इसके बाद Cas9 एंजाइम को मतलूबा DNA को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह साइंसदान जीन के किसी मखसूस हिस्से को हटा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का इजाफा कर सकते हैं या इसे किसी दूसरे DNA से बदल सकते हैं। इस टेक्निक को मेडिकल रिसर्च और ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेक्निक की मदद से जानवरों के मॉडल्स में मौजूद DNA के मसाइल को ठीक किया जा रहा है और इस बात की उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों के DNA को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। दूसरी टेक्नोलॉजी का नाम न्यूरालिंक और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। ये न्यूरोसाइंस और टेक्नोलॉजी का मिलाप है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानी दिमाग को बराह रास्त कंप्यूटर से जोड़ना है। इस टेक्नोलॉजी में हद से ज्यादा बारीक धागों का इस्तेमाल किया जाता है। ये धागे दरअसल तारें होती हैं जो इंसानी बालों से भी कहीं ज्यादा बारीक होती हैं। इन धागों को इंसान के दिमाग में नस्ब किया जाता है ताकि दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स की नकलो अमल को नोट किया जा सके। ये धागे एक बैरूनी डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं जिसका काम इनसे मौसूल होने वाले सिग्नल्स को जमा करके इन्हें प्रोसेस करना होता है। प्रोसेस करके इन सिग्नल्स को इस शक्ल में तब्दील किया जाता है जिसे इंसान बासानी समझ सके। इस टेक्नोलॉजी का मकसद इन लोगों के दिमागों को समझना है जो पैरालाइज्ड हैं या किसी भी किस्म के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुस्तकबिल में लोग मस्नूई बाजुओं और टांगों की हरकत को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकेंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर के कर्सर को भी दिमाग ही से कंट्रोल किया जा सकेगा। इस टेक्नोलॉजी की मदद से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी समात और बसारत की सलाहियतों को भी बहाल किया जा सकेगा। तीसरा नंबर इंसान नुमा रोबोट्स का है जिन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। इन रोबोट्स को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि ये किसी भी तरह से इंसानों से पीछे ना रहे। आजकल जो रोबोट्स बनाए जा रहे हैं वो गुज़िश्ता रोबोट्स के मुकाबले में इंसानों से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखते हैं। इन रोबोट्स की हरकत करने की और खुद को बैलेंस रखने की सलाहियतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। जदीद रोबोट्स में सेंसर्स, एक्चुएटर्स और पेचीदा एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ये रोबोट्स हर वो काम कर सकें जो एक इंसान कर सकता है। इस दौर में बॉस्टन डायनामिक्स और टेस्ला सबसे आगे हैं। इन रोबोट्स में मशीन लर्निंग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये इंसानों के करीब तरीन महसूस किए जा सकें। ये रोबोट इंसानों की तरफ से दी जाने वाली हदायत पर जवाब देते हैं और इनको इनके चेहरों से पहचान सकते हैं। इन रोबोट्स की मिसालें सोफिया और एमिका हैं। मुस्तकबिल में इंसान नुमा रोबोट्स बहुत से शोबों में काम करते नजर आएंगे। अगला नंबर आर्टिफिशियल वोम्स का है जिन्हें एक्सोवोम्स भी कहा जाता है। वोम दरअसल माँ के पेट में मौजूद वो हिस्सा होता है जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। इस टेक्नोलॉजी का मकसद मसनूई तौर पर एक ऐसा माहौल पैदा करना है जिसमें बच्चे बिल्कुल वैसे ही परवरिश पा सकें जैसे कि वो माँ के पेट में पाते हैं। इन मसनूई वोम्स का मकसद एक माँ के पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बच्चेदानी की नकल करना है। इन वोम्स में एक बायो बैग मौजूद होता है जो एमनियोटिक फ्लूइड जैसे माया से भरा है। इस फ्लूइड में तमाम जरूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मौजूद होती है। इन वोम्स के जरिए नमू पा रहे छोटे बच्चों को एक कंट्रोल और स्टेबल माहौल फराहम किया जाता है ताकि वो सेहतमंदाना तौर पर डेवलप हो सके। साइंसदान मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ है कि वो इन वोम्स में मौजूद बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की जरूरी मिकदार और हार्मोनल सिग्नल्स दे सकें ताकि वो अच्छे से नशोनुमा पा सकें। मुस्तकबिल में इन वोम्स से बहुत से काम लिए जा सकेंगे। इनका इस्तेमाल वो लोग कर सकेंगे जो कुदरती तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मुस्तकबिल में इन वोम्स के जरिए स्पेस को एक्सप्लोर करने में भी मदद मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है। हम जानते हैं कि खलाई फासले बहुत ज्यादा तवील होते हैं और अगर मुस्तकबिल में हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बना लेते हैं जिनकी मदद से हम दूर दराज के सैयारों को एक्सप्लोर कर सकें तो ये काम कई नस्लों पर मुश्तमिल होगा। ऐसे में हमें इन वोम से मदद मिलेगी क्योंकि इनमें नशोनुमा पाने वाले बच्चे खलाई मिशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के
मरने के बाद इस मिशन को मुकम्मल करेंगे। नंबर 5 पर 3D प्रिंटिंग है। इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी ने हाल ही में मुख्तलिफ अशिया के बनाने के तरीके को यकसर बदल कर रख दिया है। इस टेक्नोलॉजी में मुख्तलिफ लेयर्स के जरिए अशिया को डिजाइन किया जाता है। इस तरीके में चीजों की डिजाइनिंग के लिए प्लास्टिक, रेजिन्स और मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज की 3D प्रिंटिंग के जरिए डिजाइनिंग करनी हो, पहले इसका डिजिटल मॉडल बनाया जाता है और बाद में इस मॉडल पर काम किया जाता है। इस मॉडल को 3D प्रिंटर के जरिए लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है। इस मेथड के जरिए इन अशिया को डिजाइन किया जाता है जिनकी ज्योमेट्री पेचीदा हो। आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने इस टेक्निक की मदद से दिमाग के मसनूई टिश्यूज बनाए थे, जिनमें न्यूरॉन्स ही की तरह के सेल्स थे, जो न सिर्फ हरकत करते थे बल्कि एक दूसरे के साथ राब्ते भी कायम कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मदद से प्रिंटिंग स्पीड में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा अब हम बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बाआसानी प्रिंट कर सकते हैं। छठा नंबर सॉलिड स्टेट बैटरियों का है। सॉलिड स्टेट बैटरियों की इजाद से बैटरियों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इन बैटरियों को रवायती लिथियम बैटरियों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बैटरियां अपनी बनावट के लिहाज से रवायती बैटरियों से मुख्तलिफ हैं। इन बैटरियों में माया और इलेक्ट्रोलाइट जेल की बजाय ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स को बनाने के लिए सेरेमिक और ग्लास जैसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन बैटरियों का फायदा ये है कि इनसे ना तो इलेक्ट्रोलाइट लीक होता है और ना ही आग पकड़ता है। लिहाजा इस तरीके से डिजाइन की गई बैटरियां ज्यादा बेहतर और महफूज होती हैं। इन बैटरियों की एनर्जी डेंसिटी भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये बैटरियां थोड़ी सी जगह में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं। ये बैटरियां इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके साथ साथ इन्हें मोबाइल फोन्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन बैटरियों का एक फायदा ये भी है कि इनकी चार्जिंग स्पीड रवायती लिथियम बैटरीज के मुकाबले में ज्यादा होती है। मुस्तकबिल में इन बैटरियों को बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिनमें सरे फहरिस्त गाड़ियां और स्मार्टफोन्स हैं। अगला नंबर फ्यूजन पावर का है। फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा अमल है जिसकी बदौलत हमारा सूरज और दूसरे सितारे मुसलसल रोशनी और एनर्जी पैदा कर रहे हैं। फ्यूजन रिएक्शन के दौरान दो छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी पैदा होती है। पावर के हसूल के लिए हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स ड्यूट्रियम और ट्रीटियम के रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की गई। इन दो न्यूक्लियाई के जुड़ने से हीलियम न्यूक्लियाई और एक न्यूट्रॉन बनता है। इसके साथ साथ बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी भी खारिज होती है। लेकिन जमीन पर यह रिएक्शन करवाना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा दर्जा हरारत दरकार होता है। इसके साथ साथ हमारे पास ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं जो इतने ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सके। जमीन पर फ्यूजन रिएक्शन करवाना एक छोटा सा सूरज बनाने के मुतरादिफ है। बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर सुपर कंडक्शन वाले मकनातीसों की इजाद के बाद हम ये कहने के काबिल हो गए हैं कि एक ना एक दिन हम जमीन पर फ्यूजन रिएक्शन करवाने में कामयाब हो जाएंगे। इन मकनातीसों की खूबी ये है कि ये बहुत ज्यादा दर्जा हरारत वाले प्लाज्मा को संभाल सकते हैं। इसकी मिसाल टोकामेक रिएक्टर है। अगर हम ये रिएक्शन जमीन पर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुस्तकबिल में एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए फ्यूजन रिएक्शंस ही से मदद ली जाएगी। 8वें नंबर पर स्मार्ट घर है। इन घरों में मुख्तलिफ डिवाइसेस एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, जिसकी बदौलत घर और भी ज्यादा पुरसकून, आरामदेह और महफूज हो जाएंगे। इन घरों में स्मार्ट थर्मोस्टेट, लाइट्स, कैमरे और जरूरी अप्लायंसेस मौजूद होंगे, जिन्हें रिमोट की मदद से कंट्रोल किया जा सकेगा। घर में मौजूद तमाम सेंसर्स और थर्मोस्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सारिफ की तबीयत के मुताबिक घर के माहौल को बदलने की सलाहियत रखते होंगे। ऐसी कई डिवाइसेस बनाई भी जा चुकी है जो वॉइस कमांड को सुनकर इन पर अमल करते हुए वही काम सर अंजाम देती हैं जिसके मुतालिक इन्हें हदायत दी जाती हैं। ये डिवाइसेस घर के दर्जा हरारत और रोशनी को दी गई हदायत के मुताबिक खुद ब खुद तब्दील कर सकती हैं। मुस्तकबिल में इन डिवाइसेस को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि ये LED डिस्प्ले पर चलने वाले म्यूजिक को भी सारिफ के मूड के मुताबिक तब्दील कर सके। नंबर 9 पर मिक्स्ड रियलिटी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हकीकी दुनिया को डिजिटल दुनिया के साथ जम करती है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते वक्त किसी भी शख्स के लिए हकीकी और डिजिटल दुनिया में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी दोनों ही की खसूसियात पाई जाती हैं। मिक्स्ड रियलिटी के जरिए कोई भी शख्स एक ही वक्त में दो दुनियाओं को महसूस कर सकता है। इस टेक्नोलॉजी को मखसूस हेडसेट्स और ग्लासेस पहनकर महसूस किया जा सकता है। इन ग्लासेस में कैमरा, सेंसर्स और डिस्प्ले मौजूद होते हैं। हेडसेट टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया गया है। नए हेडसेट्स की रेजोल्यूशन और फील्ड व्यू पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है।
इस वक्त एप्पल और मेटा के हेडसेट्स पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। मुस्तकबिल में मिक्स्ड रियलिटी हमारी जिंदगियों का बुनियादी हिस्सा बन जाएगी। इस टेक्नोलॉजी को तालीम के मैदान में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसकी बदौलत तलबा पेचीदा कंसेप्ट्स को बाआसानी समझ सकेंगे। 10वां और आखिरी नंबर लैब में बनाए गए गोश्त का है, जिसे लैब ग्रोन मीट या कल्चर्ड मीट भी कहा जाता है। इस गोश्त को बनाने के लिए जानवरों से खलियात लेकर इन्हें एक कंट्रोल्ड माहौल में रखा जाता है। इस अमल के दौरान सबसे पहले एक जानवर के पट्ठों से कुछ खलियात लिए जाते हैं, फिर इन सेल्स को एक बायो रिएक्टर में रखा जाता है, जहाँ इनको बढ़ने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मुहैया किए जाते हैं। इसके बाद ये सेल्स न सिर्फ बढ़ना शुरू कर देते हैं, बल्कि इन पट्ठों के टिश्यूज में बदलने लगते हैं, जिससे इन्हें लिया गया था, और गोश्त की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अब इस गोश्त को बहुत ज्यादा मिकदार में बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और इसकी पैदावार की एफिशिएंसी भी बेहतर हो गई है। शुरू में इस तरह लैब में गोश्त पैदा करना बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी में आने वाली जिद्दत के बाद इसकी पैदावार पर आने वाले खर्च में खासी कमी आई है। शुरू में इस तरीके से सिर्फ बीफ की पैदावार हासिल की जा रही थी, जबकि अब इसी तरह चिकन और मछली की पैदावार भी हासिल की जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।